हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द्रवों के वाष्पदाब और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में पढ़ेंगे। वाष्पदाब से संबंधित इसमें एक नियम काम करता है जो राउल्ट का नियम कहलाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और आइडियल और अनआइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं शुद्ध द्रव का वाष्पदाब। तो जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं बंद पात्र में, तो इससे क्या होगा कि जो द्रव की वाष्पीय अणु है वो बाहर वायुमंडल में नहीं जा पाएंगे। मान लेते हैं लिक्विड है, ऊपर से आपने इसको बंद कर दिया, तो जैसे इसको गर्तन से टकरा के वापस नीचे को आ जाएंगे। ऊपर जाने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है और नीचे आने का प्रक्रम द्रवण या संघनन कहलाता है। तो जब ये दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, तो कुछ समय बाद इनमें साम्य स्थापित हो जाता है। तो जब द्रव और उसकी वाष्प के मध्य इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाने का मतलब वाष्पन और संघनन की दरें बराबर हो जाए, तो उस अवस्था में यहाँ पर थोड़ी सी वाष्प इकट्ठा हो जाती। तो ये जो वाष्प है जितना प्रेशर लगाती है P, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, यानी द्रव की वाष्प का दाब। तो इसकी परिभाषा क्या मिलती है कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में जो द्रव की वाष्प होती है उसके द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब वो क्या कहलाता है, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो ये जो द्रव का वाष्प दाब है ये दो कारकों पर निर्भर करता है। ये दो कारक क्या क्या होते हैं, एक तो कि हमने लिक्विड कैसा लिया है, जो अलग अलग लिक्विड होंगे वो अलग अलग वाष्प दाब लगाते हैं। तो एक तो ये निर्भर करता है द्रव की प्रकृति पर। तो इसके लिए रूल क्या होता है कि किसी द्रव का जो वाष्प दाब P होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है F के, वो F के व्यत्क्रमानुपाती होता है। F माने द्रवों के बीच कार्य करने वाला अंतराणिक आकर्षण बल। यहाँ पर जो द्रव लिया आपने, तो उसके जो अलग अलग अणु हैं उनके बीच कुछ फोर्स काम करता है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जब द्रव का कोई अणु सतह पर पहुंचता है तो बाकी जो अणु है उसको नीचे की ओर को आकर्षित करते हैं। तो अगर ये फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा तो इस अणु का ऊपर जाना कठिन हो जाएगा, प्लायन करना कठिन हो जाएगा, यानी वाष्पित होने की प्रवृत्ति उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्यत्क्रमानुपाती होते हैं। जिन द्रवों में अंतराणिक आकर्षण बल ज्यादा होता है, जैसे पानी में अणु के बीच कार्य करने वाला F ज्यादा होता है, तो पानी का वाष्प दाब कम हो जाता है क्योंकि पानी में प्लायन करने की प्रवृत्ति कम होगी। और इसी को अगर हम उल्टा कर लें कि जिनमें F कम होगा उनका P ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ईथर वगैरह में हम जानते हैं कि अंतराणिक आकर्षण बल कम होता है। ईथर में दो द्रवों के बीच बहुत ही कम अंतराणिक बल कार्य करता है, तो ईथर आसानी से वाष्पित हो जाता है। तो इसलिए आसानी से वाष्पित होगा, तो इसलिए ईथर का जो वाष्प दाब होगा वो भी अधिक होगा। तो पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, अलग अलग द्रवों में F अलग अलग होता है, तो इसलिए अलग अलग द्रवों के P भी अलग अलग होते हैं। जिन द्रवों में अंतराणिक आकर्षण बल कम होगा जैसे ईथर, वो अपेक्षाकृत ज्यादा वाष्पशील होते हैं, यानी उनका वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। दूसरा फैक्टर लेते हैं हम ताप। तो ताप के लिए तो सिंपल सा रूल होता है कि अगर हमने इसको गर्म कर दिया, बर्तन को इसको गर्म कर दिया, हमने ऊष्मा दी इसको, तो गर्म करने से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा अणु ऊपर हो जाएंगे, अणु के वाष्पन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वाष्पन ताप बढ़ाने से बढ़ता है, तो ताप बढ़ाया हमने, वाष्पन बढ़ा, अब ज्यादा अणु ऊपर को जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वेपर द्वारा वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो ताप के लिए सिंपल सा रूल बनता है कि जो प्रेशर होता है वो ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है। टेम्परेचर ज्यादा, तो जो हमारा प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वो भी ज्यादा हो जाता है। जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते ही हैं कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें आपने दाल रखी है, तो जैसे हम उसको गर्म करते हैं, आग के ऊपर रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद द्रव का वाष्प दाब इतना बढ़ जाता है कि वो प्रेशर कुकर की सीटी को ऊपर उठा देता है, यानी ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ता है। तो ये जो दो फैक्टर हैं ये वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नियम काम करता है जो कहलाता है राउल्ट का नियम। राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, तो उनके नाम पे इसको हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो ये जो राउल्ट का नियम है उसको आप लगभग हेनरी के नियम के तुल्य मान सकते हैं। जैसे कि हमने हेनरी का नियम पढ़ा था कि जो P होता है वो किसके समानुपाती होता है, X के। तो राउल्ट का नियम भी यही होता है कि P प्रोपोर्शनल टू X। लेकिन हेनरी का नियम कब अप्लाई करते हैं हम, गैस द्रव के लिए। जब गैसें द्रव में घुली हो, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों वगैरह में अप्लाई होता है, तो जब गैस द्रव में घुली हो, जबकि ये कहाँ पर लागू हो रहा है, द्रव द्रव विलयनों पर लागू हो रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि अगर हमारे पास दो वाष्पशील द्रव हैं, तो प्रत्येक द्रव का जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होता है, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये नियम क्या कहलाता है, राउल्ट का नियम कहलाता है, जो आपके पेपरों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। राउल्ट नियम, हेनरी नियम, ये आपके पेपरों के लिए काफी
इंपॉर्टेंट लॉ है। तो नियम लिखने को आ गया तो आप क्या कहोगे कि जो वाष्पशील द्रवों का विलयन होता है, यानी अगर आपने दो वाष्पशील द्रव मिलाए हैं तो उसमें किसी भी घटक का जो आंशिक दाब है P, वो किसके समानुपाती होता है, उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। एक तरह से हेनरी के नियम के ही तुल्य होता है, P प्रोपोर्शनल टू X। अब इसको हम दो वाष्पशील द्रवों के लिए अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं हमने जल और अल्कोहल ले लिया, दोनों वाष्पशील होते हैं। ये पहला द्रव है, दूसरा द्रव है। पहले का आंशिक वाष्प P1 है, दूसरे द्रव का आंशिक वाष्प P2 है। पहले के मोल अंश मान देते हैं X1 है और दूसरे के X2 है। तो इस नियम को अगर हम पहले पे लागू करें तो क्या बन जाएगा हमारा P1 प्रोपोर्शनल टू X1। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कांस्टेंट K लग जाता है। यहाँ जो कांस्टेंट K है उसको हम K से ना डिनोट करके P01 से डिनोट कर देते हैं। तो तब हमारा फॉर्मूला बन जाता है P1 इजिकल टू P01 X1। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारा P01 आया, इसका एक विशेष अर्थ होता है तो ये P1 ही है, यानी पहले घटक का वाष्प दाब। लेकिन ये नॉट का मतलब क्या है कि ये प्योर स्टेट में जब वो द्रव शुद्ध अवस्था में होगा तो उसका वाष्प दाब होगा। तो यहाँ P01 का मतलब होता है शुद्ध घटक का वाष्प दाब। जब ये पहला वाला द्रव बिल्कुल प्योर स्टेट में हो, शुद्ध अवस्था में हो, तब उसके वाष्प दाब को P01 करके दिखा देंगे। अब जैसे हमने 1 के लिए बनाया ऐसे 2 के लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, P2 इजिकल टू P02 X2। तो ये राउट के नियम के सूत्र रूप हो गए। यहाँ जो कांस्टेंट है उसकी जगह P01 और P02 आ रहा है। यहाँ P01 और P02 घटकों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहलाते हैं। तो इसी में फिर हम डाल्टन का नियम अप्लाई करते हैं। हमने किया गया एक बर्तन में हमने दो वाष्पशील द्रव रख दिए। ये पहला द्रव भी ले लिया, दूसरा द्रव भी ले लिया, और फिर इनको हम गर्म कर रहे हैं। तो ये भी वाष्प बन के ऊपर को जाएगा, ये भी वाष्प बन के ऊपर को जाएगा। बर्तन को हमने बंद कर दिया है, तो जब ये वाष्प यहाँ इकट्ठा होगी तो थोड़ा प्रेशर लगाएगी। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर है वो कितना होगा, उसके लिए हम डाल्टन का नियम लगा सकते हैं। डाल्टन का नियम क्या कहता है कि टोटल प्रेशर बराबर घटकों के आंशिक वाष्प दाबों का योग। तो पहले का वाष्प दाब P1 है मान लेते हैं, और दूसरे का कितना है P2। तो जो टोटल वाष्प दाब होगा वो इनके घटकों के योग के बराबर होगा। तो ये दो फॉर्मूले हमने राउट के नियम से बनाए थे। अब दोनों द्रव मिश्रणों को अगर हम गर्म करें और इसमें डाल्टन के आंशिक दाब का नियम अप्लाई करें तो जो टोटल वाष्प दाब होगा P टोटल या P कुल, वो घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर हो जाएगा। इसमें P1 और P2 की वैल्यू पुट अप कर दें तो ये बन जाएगा हमारा PT इजिकल टू P01 X1 प्लस P02 X2। तो इस फॉर्मूले से पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हमको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये घटकों के लिए हमने राउट का नियम लगाया, और ये जो टोटल उनका मिला के जो वाष्प दाब है उसके लिए हम राउट का नियम लगा देते हैं। P टोटल इजिकल टू P01 X1 प्लस P02 X2। अब इसी को हम एक रूप में और भी लिख सकते हैं कि अगर X1 X2 में से आपको एक ही चीज पता हो तो यहाँ पर हम एक को तोड़ लेते हैं। सपोज हमने इसको तोड़ लिया X2, हम जानते हैं कि X1 प्लस X2 1 होता है, तो X2 की जगह आप 1 माइनस X1 लिख सकते हो, या X1 की जगह 1 माइनस X2 लिख सकते हो। तो इनमें से किसी भी एक को हम एक मोल अंश को हटा देते हैं। सपोज ये X1 की जगह हमने क्या कर दिया 1 माइनस X2 प्लस P02 X2 ऐसे ही रहा। फिर यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं P01 माइनस P01 X2 प्लस P02 X2। अब इसमें हम क्या करते हैं कि X2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ X2 आ रहा है, यहाँ X2, तो यहाँ बच जाएगा P02, यहाँ बच जाएगा माइनस P01। P01 ऐसे ही रहा। यहाँ जब हमने X2 कॉमन लिया तो प्लस वाला हमने पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। तो ये रूप लिखना जरूरी नहीं है हमारा, खाली इसी रूप से भी काम चल सकता है। हमको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जरूरत पड़ने पर हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक विशेष रूप होता है कि वाष्प अवस्था में घटकों के मोल अंश क्या होंगे। तो ये जो हमने घटकों के मोल अंश निकाले हैं लिक्विड स्टेट में निकाले हैं, अगर यही वेपर स्टेट में होंगे जो हम द्रव द्रव मिश्रण को गर्म करेंगे तो वाष्प अवस्था में चले जाएंगे। तो उस अवस्था में मोल अंश को, वैसे तो मोल अंश को जनरली x से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ वाष्प अवस्था में जो घटकों के मोल अंश है उसको हम x से ना दिखाकर y से दिखाते हैं। तो तब इनके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर पहले घटक का वाष्प अवस्था में मोल अंश y1 हो और दूसरे का y2 हो, तो पहले का जो वाष्प दाब होगा वो टोटल का y1 गुना होता है, यानी P1 इजिकल टू y1 PT। ऐसे दूसरे के लिए बनाएंगे तो P2 इजिकल टू y2 PT। PT माने P टोटल। तो लिक्विड स्टेट के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करने, और वाष्प अवस्था में घटकों के मोल अंश अगर निकालने को आएंगे तो हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे
P1 इज इक्वल टू Y1 PT और P2 इज इक्वल टू Y2 PT। ये सब फॉर्मूले हमें 11th में प्रूफ कर चुके हैं, वहाँ आप बुकिंग को रिफर कर सकते हैं। कहीं भूल भी गए तो एक तरह से ये गैस समीकरण ही होती है, आप इसको आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गैस समीकरण क्या होती है हमारी, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। अब इसको अगर हम पहले घटक के लिए लगाएंगे, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं P1 और यहाँ कर लेते हैं N1। अब मान लो इसको टोटल के लिए लगाते हैं, PV इज इक्वल टू NRT, तो PV इज इक्वल टू यहाँ टोटल जो है दोनों के मोल अंशों का योग होगा, तो N1 प्लस N2। यहाँ हम द्रव द्रव मिश्रण ले रहे हैं, दो द्रवों को ले रहे हैं, तो टोटल मोल हो जाएंगे N1 प्लस N2 इंटू RT। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होंगी। अब मान लो, और टोटल के लिए लगा रहे हैं, यहाँ PT लिख देते हैं। अब मान लेते हैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया हमने, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कर दिया, RT से RT कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा P1 अपॉन PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ से P1 निकालेंगे तो P1 इज इक्वल टू ये PT अपॉन में यहाँ इंटू में चला गया, तो PT इंटू इतना। अब ये हमने क्या पढ़ा है x1 मोल अंश, लेकिन यहाँ मोल अंश को x से ना दिखाकर किससे दिखाना है, y से, तो ये हो गया हमारा y1। तो हमारा फॉर्मूला बन गया P1 इज इक्वल टू Y1 PT। ऐसे 2 के लिए यहाँ 2 हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू Y2 PT। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले को निकाल भी सकते हैं, एक तरह से गैस समीकरण से आसानी से प्रूफ हो जाता है हमारा। ऐसा बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रवों A और B के वाष्प दिए, तो ये A का वाष्प दिया है शुद्ध अवस्था में, तो P नॉट A है, और ये क्या हमारा P नॉट B। यदि कुल वाष्प इतना दिया है 600 mm, तो P टोटल दिया है, तो द्रव मिश्रण का संगठन निकालना है हमें, यानी दोनों A और B के मोल अंश ज्ञात करना है। और बाद में आगे है कि साथ ही वाष्प अवस्था का भी संगठन निकालो, यानी फिर वाष्प अवस्था में इनके मोल अंश पता करने हैं। तो पीछे हमने फॉर्मूला देखा था कि जो टोटल वाष्प है वो कैसे निकलता है, घटकों के आंशिक वाष्पों के योग से, यानी P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहाँ राउट का नियम लगा दो, PA की जगह P नॉट A x है, PB की जगह P नॉट B x B। तो अब इसमें ये क्या दिया है P नॉट A, और ये क्या दिया है हमारा P नॉट B। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, और XA और XB हमने निकालने। अब यहाँ से दोनों तो आ नहीं सकते, तो हम इनमें से किसी एक को तोड़ लेते हैं, या तो XA की जगह 1 माइनस XB कर लेना, या XB की जगह 1 माइनस XA। सपोज हम यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं, तो हमने P नॉट A XA तो ऐसे ही रखा, और XB की जगह रख दिया 1 माइनस XA रख दिया। अब यहाँ पर हमको सारी चीज़ें दी हैं, PT कितना दिया है 600, P नॉट A है 450, P नॉट B है 700। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो अननोन चीज़ है x है वो आ जाएगी हमारी, तो इनको आप वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 0.6। तो हम थोड़ा चेक भी कर सकते हैं, जो भी आंसर होगा वो 1 से कम आता है मोल अंश, तो 1 से कम आ रहा है उसका मतलब आंसर हमारा ठीक हो सकता है। और x भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x है प्लस b 1 होता है, तो एक के मोल अंश आ गए तो दूसरे के मोल अंश पता करने के लिए 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.4 यानी 0.6। तो हमारा पहला आंसर आ गया 0.4 और 0.6। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट की, साथ ही वाष्प अवस्था का संगठन भी याद करें। तो यहाँ पर हमने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वाष्प अवस्था के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो P1 होता है वो किसके बराबर होता है, Y1 PT। तो यहाँ पर 1 की जो A है तो हम कर लेते हैं PA इक्वल टू YA PT। अब इसमें PA हमको पता नहीं है, तो PA के लिए ये नियम लगा देते हैं हम, राउट का नियम। PA क्या होता है हमारा P नॉट है XA, तो P नॉट है XA बराबर YA PT। अब इसमें हम देख लेते हैं P नॉट ए दिया है हमको 450, XA अभी अभी निकाल लिया हमने, कितना है 0.4, यहाँ 0.4 रख देंगे, और PT कितना दिया हमको टोटल 600 mm, तो यहाँ पर हम 600 रख देंगे। तो इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा YA। तो YA यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो YA आ जाता है हमारा 0.3। अब टोटल योग 1 होता है, तो दूसरे के मोल अंश निकालने के लिए 1 माइनस 0.3, तो 1 में से 0.3 गया तो ये आ जाता है 0.7। तो ये वाष्प अवस्था में संगठन आ गया, और ये द्रव अवस्था में संगठन आ गया।